हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और भाई मैं बता दूं, इस वीडियो में हम विज्ञान जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पढ़ने की तरीका अलग अलग होती है, बट जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो रखी है उन बच्चों के लिए हम वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो बना के लेके आ रहे हैं, वन शॉट लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी भी प्रिपरेशन जो है इस गैप में बेस्ट हो पाए उस लेवल का जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज तो याद रखना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम चीजें एक ही टाइम में कवर करना है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा लगा दो। अभी इस टाइम को अगर दोगे ना, अगर इस टाइम को अगर अपना बेस्ट टाइम बनाओगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आएगा आपके लाइफ का बेस्ट रिजल्ट आएगा, याद रखना। ठीक है, तो चलो हम क्लास 10th साइंस की हिंदी मीडियम के लिए, भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए शिकायत रहेगी मैं मानता हूं, बट हम उन लोगों के लिए भी कोशिश करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के भी कंटेंट अगर जैसे ही हमें इस तरीके से कुछ चीज़ें आती है हमारे पास, देन हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो हमें ये सब चीज़ें जो है आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो शेयर कर देंगे, हम उसी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ऑल द बेस्ट, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखो पूरा यूनिट वाइज पूरा ब्लूप्रिंट आपको फॉलो करना होता है, तो ब्लूप्रिंट को तो ध्यान में ही रखना है आपको। ठीक है, तो चलो फिर हमें आगे बढ़ते हैं भाई, चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का इस वीडियो में देखेंगे, आज की इस क्लास में देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा करना बहुत हो जाता है। एज ए स्टूडेंट कुछ बच्चों का उस टाइम सुझाव था हिंदी में, जैसे आप इसको पार्ट पार्ट में तोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा रहता करके, है ना, इसलिए हम इसको 2 से 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं। मतलब 3 पार्ट तो मिनिमम 3 पार्ट में ये वीडियो आएगी, मतलब पहले 5 10 तक, फिर उधर से ऐसा करके। ठीक है, फिर 11 से लेकर पूरा 18 तक आपका हर एक चैप्टर्स को कवर करेंगे। क्लियर? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हमें इन चीज़ों पे। देखो सबसे पहला पालतू कुत्तों की, तो मैं वो उसको समझाने से पहले ये समझा देता हूँ भाई, जीवों का विकास क्या होता है। अब जीवों का विकास किसको बोलोगे? सिंपल टर्म है एकदम। जीवों का विकास मतलब जीवों में जो भी परिवर्तन होगा, जैसे कि गांव में परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है, तभी तो कहते हैं ना कि गांव का विकास हो गया। आपके शहर में अगर कुछ बदलाव होगा तभी तो बोलोगे ना शहर का विकास हुआ करे। छत्तीसगढ़ में कुछ बदलाव हो ही तभी तो हमन कही बोना कि छत्तीसगढ़ में का हो इसे विकास हो इसे छत्तीसगढ़ की। तो सेम चीज को आपको किस पर ले जाना है बच्चों? जीवों में। अगर जीवों में परिवर्तन होता है तो उसे ही जीवों का विकास कहते हैं। लेकिन परिवर्तन कैसा होता है भाई? ऐसा नहीं कि आज आप जीवों को देखे, आप मुझे आज देखे इतना पतला सा देखे और कल को मुझे एकदम मोटा सा पाए, ऐसा नहीं, एक रात वाली परिवर्तन नहीं। तो कैसा परिवर्तन? क्रमिक परिवर्तन, मतलब धीरे 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 धीरे। ऐसा ही होता है ना, अगर कोई मोटा आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि एक रात में इतना मोटा हो जाएगा, वो मोटा हो रहा है तो धीरे धीरे मोटा होगा, या पतला होगा सूखा ही तो धीरे धीरे सूखा ही ना, तो उसी को। तो सिंपल इन शॉर्ट हमें क्या बोलना है? जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही जीवों का विकास कहते हैं। क्लियर है? ये समझ आ गया? फिर आगे बढ़ते इसका हमारा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी देखना है, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करते चलो। पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो इसकी आंसर हो जाएगी कौन सा? कृत्रिम चयन के द्वारा। ठीक है, अब ये सब चीज बताऊंगा कि प्राकृतिक चयन क्या होता है, कृत्रिम चयन क्या होता है, आगे बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हूं उसके लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? कुत्ते व भेड़ के अग्रपद चलने, वेल के अग्रपद तैरने और चमगादड़ के अग्रपद उड़ने के लिए, ये किसके उदाहरण है? मतलब देखो अग्रपद सबके होते हैं लेकिन काम सबके अलग अलग है। काम अलग अलग है मतलब जाहिर सी बात है यहां पर समझात अंग हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संवृत्ति संरचना है? संवृत्ति वगैरह का पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, दोनों की बनावट अलग अलग लेकिन काम एक ही होता है ना। चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ता है, तितली भी अपने पंख से उड़ता है, तो यहाँ पर भले उसकी बनावट अलग है, तितली की बीच में होती है आपको पता है, और उसका अग्रपाद में होता है, चमगादड़ का हाथ के जैसे होता है ना उसका, लेकिन तितली का बीच में होता है। बनावट अलग है लेकिन काम एक जैसे, मतलब वो संवृत्ति संरचना होते हैं। ठीक है, आगे समझ। फिर अगला क्वेश्चन करना है भाई कौन सा? डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है भाई? अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों पर। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत कौन दिए? तो प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिए, आप सबको पता है। कंफर्म ये चीजों को करते चलो। ठीक है, फिर 6वां क्या बोला जा रहा है? वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा भाई? समजात अंग।
फिर डार्विन का जहाज का नाम तक क्या था, तो बीगल, क्योंकि बीगल का सफर किए थे, आप सबको पता है, वो देखो 2023 में क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। फिर इस तरीके से आपको खाली स्थान में भी पूछ दे तो आप प्रिपेयर रहो पहले से भाई, ठीक है। जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसको क्या कहते हैं भाई, जैविक प्रजाति। दो जीवों के पूर्वज एक परंतु कार्य अलग अलग लक्षण होते तो उसको समझात अंग। देखो पूर्वज एक लेकिन काम अलग अलग हो रहा है, मतलब समझात, ठीक है। फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाली विविधता को दर्शाते हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक। तो फिर हम जब बढ़ते हैं भाई आगे, इन सब चीज़ को करके देख लेना। हम सीधा सीधा यहाँ पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि डार्विन की व्याख्या करने वाली पुस्तक का नाम। तो डार्विन की व्याख्या करने वाली पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। उसी को याद रखेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो साइंस में क्या हम जो करा, देखो साइंस ऐसा पोर्शन है, मैथ्स में हम एकदम क्या होती कंफर्म टॉपिक होते हैं, हम उस टॉपिक को पढ़ के जा हो जाता है। बट साइंस में आपको मैक्सिमम चीज़ें करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना, सोशल साइंस से भी ज़्यादा आपको सीजी बोर्ड की साइंस परेशान करने वाली, इन चीज़ों को समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं और छोटे क्वेश्चंस मतलब बहुत सारा चीज़ आपको करना पड़ता है। एक ही तो आपको बड़ा नंबर की क्वेश्चंस नहीं आता है, जैसे सोशल साइंस में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है ये बड़ा कर लो, दो ठो बड़ा कर लो, हो जाता है ना। बट छोटा क्वेश्चंस में कहाँ से तोड़ के देंगे, ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर जैव विकास मैं समझा चुका हूँ भाई, अभी जो जीवों का विकास समझा है ना, उसी चीज़ को लिख के आना है यहाँ पर। फिर जीवों का परस्पर संबंध किस बात को इंगित करता है, तो जीवों का परस्पर संबंध उसकी उत्पत्ति को या जैव विकास को इस तरह से। फिर देखो इसको बताया था, ये करना है आपको। प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं, तो प्रकृति में होने वाली चयन की प्रक्रिया को, प्रकृति के द्वारा होने वाली चयन की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, प्रकृति के द्वारा होने वाली चयन की प्रक्रिया को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। अब भैया चयन क्या है, क्योंकि चयन जब तक नहीं पता रहेगा तब तक उसके प्रकार को पढ़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। चयन का मतलब है, सीधी बात है, आप समझ जाओ, जीवों के जो लक्षण में परिवर्तन होता है ना, जीवों के लक्षण में परिवर्तन मतलब हाइब्रिड बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। जीवों के जो लक्षण में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही चयन कहते हैं। उसके गुण में परिवर्तन होगा ना, पहले मतलब जो टमाटर 10 दिन में पकता था वो टमाटर 1 दिन में उसका गुण बदल गया, ठीक है। पहले कुत्ता छोटा रहता था वो कुत्ता बड़ा हो जाता है ना, उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो उसके गुण में परिवर्तन हो रहा है। तो जीवों के गुणों में होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को चयन कहते हैं। अब भाई हम दो तरीका से उसको चयन कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक चयन, और प्रकृति के द्वारा होने वाली चयन की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। फिर दूसरा आती है कृत्रिम चयन। तो कृत्रिम चयन किसको बोलेंगे, मनुष्य द्वारा होने वाली चयन की मनुष्यों के द्वारा चयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं, इस तरीके से, ठीक। फिर अगला, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जैव विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर अनुकूलन किसे कहते हैं, तो जीवों की अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को, ठीक है। कोई सा भी जीव है अगर उस आवास में वो ढल गया, वहां की हवा पानी वाला रास आ गई, तब जाके वो लगा के थे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिख के आना आपको, जीवों को आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। फिर इसको जैविक प्रजाति, तो कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो नहीं आए हैं वैसे क्वेश्चंस को भी, क्योंकि पूछे जा सकते हैं भाई। प्रकृति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, है ना। प्रकृति या जीवों का समूह जिसमें आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। लैंगिक प्रजनन को हम आगे बताएंगे क्या होती है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन कर सके उसे ही जैविक प्रजाति कहा जाता है, ये माना जाता है। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। फिर ये वाली क्वेश्चंस भाई छोटा सा है लेकिन पूछे जा सकते हैं इसको। जीवों का विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर जीवों की विकास में चयन क्या होती है उसको समझा दो, अनुकूलन क्या होती है उसको समझा दो। फिर ये हो गया चयन में भी बताया, जीवों के लक्षणों में होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को चयन कहते हैं, और उसी तरीके से जीवों को अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। इस तरीके से बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चयन के कारण श्रेष्ठ जीवों का विकास हुआ और प्रकृति द्वारा स्वतः चलने की प्रक्रिया और इन जीवों का प्राकृतिक आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। देखो उसी तरीका से इसको बताया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर देखो जो कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर बोला गया, तो अंतर कर लो भाई, मे भी आपको पूछा जा सकता है ये, ठीक। तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, मनुष्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। कृत्रिम चयन तो पता है भाई, ये मनुष्यों द्वारा संपन्न किया जाता है, प्रकृति द्वारा संपन्न होता है। इसमें वांछित लक्षण जीव प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब हम लोग करेंगे तो हम जैसा चाहेंगे वैसा जीव प्राप्त करेंगे ना भाई, हमें ऐसा चाहिए उसका जैसा गुण रहे, है ना, तो उस तरीका से करेंगे। अब इसमें वांछित लक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये गति तेज गति से होती, कृत्रिम चयन है मतलब,
क्योंकि उसको ऐसा दवाई पिलाएंगे कि वो तेजी से मोटा होगा, लेकिन प्राकृतिक चयन बेचारा अपने खुद से होगा तो धीरे धीरे मोटा होते जाएगा वो। हम मोटा को उदाहरण ले रहे हैं, बाई एग्जाम्पल है, ठीक है, तो याद रखना। तो ये चीज़ें याद हो गया। फिर आपको आगे चले जाना है किस पर, इसके उदाहरण पर। देखो, प्राकृतिक चयन मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं पर होता है, और कृत्रिम चयन जैसे धान, गेहूँ, टमाटर, पपीता, ये सब चीज़ में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर ये वाला वैसे समझा चुके हैं इसको। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चंस आप कर ही लो इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो, सिंपल से समजात अंग का मतलब है जंतुओं तथा जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में, मतलब यहाँ ये याद रखना है, जीवों के वे अंग जो रचना और उत्पत्ति में, रचना मतलब उसकी बनावट में और उसकी उत्पत्ति में तो समान है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कार्य जो है अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहते हैं। मतलब बनावट एक है, रचना और उत्पत्ति समान है, लेकिन ओकर काम जो है अलग है। मतलब जैसे कि मेढक और मनुष्य, उदाहरण के लिए मेढक अपने अग्रपाद का उपयोग जो है, मतलब आगे वाले का उपयोग किसके लिए करते, चलने के लिए करते। और हम लोग हमारे भी तो उस चीज के जैसे है ना, आगे में हाथ है ना, तो हम लोग अपने हाथ का उपयोग काखर बर करते हैं, खाना खाए बर, काम करे बर, है ना। तो ये तरीका से बनावट सेम है लेकिन काम अलग अलग है, तो ओला ही समजात अंग कहे जाते, याद रहेगा, ठीक। फिर आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट अवशेषी अंग। अवशेषी अंग कोला बोलते मनुष्य में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिसका उपयोग पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि दिमाग करके, दिमाग का उपयोग अभी भी होता है, कुछ लोग बोल देते हैं भले दिमाग के कोठा का उपयोग नहीं करच करके, है ना, तो वो बात अलग है भाई। तो देखो समझो, यहाँ पर जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिसका उपयोग पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, जैसे कि मनुष्य के आंत में क्या है, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आंख में निषेचक पटल, कड़ पल्लव की पेशियां। ये तो थोड़ा थोड़ा नाम याद रखना, एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्योंकि बिना उदाहरण के ये आंसर जो है एकदम अधूरा है, कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो चीज़ों को समझो अच्छे से करके आओ, क्योंकि यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, आपको 2 मार्क्स में भी। तो 4 मार्क्स में पूछेंगे, जाहिर सी बात है आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब देखो समवृत्ति अंग, अब देखो जस्ट ये समजात के जस्ट अपोजिट होगा। कैसे, समजात में हम बोले थे रचना और उसकी उत्पत्ति समान होती है लेकिन काम अलग अलग। यहाँ पर रचना और उत्पत्ति जो है अलग अलग रहेगा लेकिन काम समान रहेगा। जैसे कि चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, हम उसको उदाहरण में देख भी चुके हैं, तो इसी चीज को आपको यहाँ पर लिख के आना है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भैया इसको मॉडल पेपर में भी आई थिंक है। एक ही समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते, समानता के कोई 3 कारण लिखिए। और विभिन्नता के 3 कारण जो है पार्ट 15 में देखने को मिलेगा आपको। समानता के लक्षण देखो, समान क्यों होता है, तो देखो एक ही जाति के समस्त जीवों का जीन कोष समान होता है। पहला कारण, जीवों में आपस में समानता क्यों होती है, क्योंकि जीन कोष समान होता है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। और जब भी इसके आंसर्स को लिखोगे तो उसको हाईलाइट कर देना, मतलब हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन कर देना उसको, जीन कोष, कि सभी जीवों के जीन कोष जो है आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं करके। दूसरा, एक ही जाति समूह के जीवों में प्रजनन की क्रिया समान पाई जाती है। अब देखो, पहला जीन कोष समान होती है, दूसरा प्रजनन की क्रिया समान होती है, इसके वजह से। तीसरा आपको याद रखना है कि एक ही जीव में एक समान स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है, जीन कोष समान होता है, जीन का प्रवाह समान होता है, प्रजनन की प्रक्रिया समान होती है। 3 समानता के कारण जीवों में आपस में समानता पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो ठीक, ये वाला जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदु, हालांकि 2023 सेट ए में आए हैं, बट फिर भी करोगे इस बार भी इसको, ठीक। अब देखो जीवों के विकास, क्योंकि ये मेन पोर्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। जीवों के विकास के सिद्धांत का मुख्य 4 बिंदु लिखने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो समझा दोगी कि जीवों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, ठीक है। जीवों में विविधता पाई जाती है। नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति है एक झटके से, मतलब नई प्रजातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीवों से हुई है, ठीक है। मतलब ये याद हो गया, 2 ठो जीवों में विविधता पाई जाती है, मतलब कोई जीव का आकार छोटा बड़ा, किसी का उम्र कम, किसी का उम्र ज़्यादा, छोटा मोटा, गोलू मोनू सब होता है, मतलब जीवों में अंतर पाया जाता है ना। तो पहला बताओगे। दूसरा, जीवों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीवों से हुई है, ये बताना है। और जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है, मतलब सभी के पूर्वज एक ही है। ये 3 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5वां, प्रजातियों में जो उनकी अनुवांशिकता पाई जाती है, जीवों में पाए जाने वाली अनुवांशिकता जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मतलब आपके मम्मी पापा में जो गुण है वो आप में आएंगे, और आप में जो गुण है वो तुम्हार लइका मन के में जाए,
ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं। फिर पांचवा, प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है जिसमें जीवों का विकास चलता है। अब आबादी बदलेगा तभी विकास चलेगा। अगर आबादी मान के चलो नहीं बदला, एक क्या हो गया, चींटी बहुत ज़्यादा हो गया, चींटी की संख्या कम नहीं हो रही है, आबादी चींटी का बढ़ गया, तो हम लोग चैन से नहीं रह पाएंगे, उन लोग हमें आके कभी भी खा देंगे, क्योंकि आबादी उसकी बढ़ेगी तो खाना की कमी होगा। तो हम लोग को अभी सिर्फ काटते हैं ना, अगर उसकी आबादी बढ़ गई तो वो हमें उठा के भी कहीं पर भी ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग को डरना पड़ जाएगा चींटियों से। इस तरीक़ा से तो अगर आबादी में परिवर्तन होता है, हर किसी की संख्या कम ज़्यादा होता है, तभी जाके विकास चलता है। अगर किसी की संख्या बढ़ते गया, मतलब बढ़ ही गिरा है किसी एक का, तो वहाँ पर विकास जो पूरी तरीक़ा से रुक जाएगा और अन्य जीवों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं इसमें पूरा समझते हुए आपको करना है। अब देखो, मेहनत तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई, घर में बैठ के रगड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेक्चर्स देख लिए तो हो गया, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अनुकूलन और जीवाश्म, अनुकूलन आपको पता है, जीवाश्म बस इसमें से करना पड़ेगा। तो ठीक, अम्ल, क्षार एवं लवण, यहाँ से देखो, अम्ल, क्षार एवं लवण से अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। आप चाहो तो आप लोग चैप्टर वाइज भी पूरा नोट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस है ना, चैप्टर 1 बाई एकलव्य आरपीएस, चैप्टर 2 बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो वीडियोस मिलते जाएगी, जहाँ पर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दिया हुआ है, उसको मतलब उसी में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, हालांकि पूरा नहीं है क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं रहते, वो आप लोग बिफोर एग्जाम है ना, तो इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो बट अब जिनको भी देखना है वो देख सकते हो, सबको बेसिक पूरा उसमें बताया गया कि अम्ल, क्षार क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानना, ये सब चीज़ें। ठीक, तो देखो यहाँ पर नींबू के रस में होंगे कौन सी, देखो नींबू का रस है मतलब अम्ल है, तो अम्ल में एक चीज़ याद रखना, इसके हिसाब से, पीएच स्केल के हिसाब से अम्ल इस साइड ज़्यादा होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ता है इस साइड, और OH की मात्रा कम होता है। सिमिलरली इस साइड OH की मात्रा बढ़ता है और OH की मात्रा जो है बढ़ेगा और हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है। तो ये क्या है, नींबू क्या है, अम्ल है, मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगा तो इसमें आ जाएगा, और OH की मात्रा जो है कम होगा, तो वो फर्स्ट इसके आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर अगल बगल के दोनों क्वेश्चन को करते चलते पे दोबारा वापस नहीं आना है। सकीना के पेट में अम्लता के कारण जलन होने लगी, उससे आवश्यकता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की, दुर्बल अम्ल की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर आंसर्स की हम बात करें तो देख लेते हैं एक बार क्या होगा भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसकी आंसर्स को कि उसका क्या होगा शकीना वाला का। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी आंसर्स क्या हो जाएगी, दुर्बल क्षार की जरूरत पड़ेगा सा। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई क्या बोला जा रहा है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तो वहाँ पर बनता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। दंत क्षय का कारण है लार का पीएच मान का कितना हो जाना, लार के पीएच मान का भाई 5.5 से कम हो जाना, क्योंकि जैसे ही उससे कम होता है तो हमारे दांत की इनेबल सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना, उसको बनाए रखने के लिए हमें नमक युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करना होता है। फिर इस तरीके से इन चारों क्वेश्चंस को भी देखना है आपको। निम्न में से प्रबल अम्ल नहीं है, प्रबल अम्ल नहीं है बोला जा रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई, CH3COOH जो है प्रबल अम्ल नहीं है। किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है, तो इसमें अम्लीय प्रकृति कौन सा है भाई, सातवां का बात करें तो NH4Cl जो है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। फिर उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ये सब चीज़ को पता है क्योंकि 7 से पहले अम्ल और 7 के बाद वाला क्षार होते हैं ना। फिर क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग होता है, क्षारीय विलयन में हम अगर लिटमस को डुबा दे तो वहाँ पर उसकी रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा भाई। क्लियर, तो ये 8 आपका क्वेश्चन हुआ। फिर आगे और भी देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस अरे नहीं है इसमें। ठीक है, उनको इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, ऐसा वाला क्वेश्चन, और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, वो 2 क्वेश्चंस और इसमें इंक्लूड है। ठीक, फिर हम सीधा सीधा चलते हैं मेन क्वेश्चंस पर। किस पर भाई, पीएच मान क्या है, तो पीएच मान का फुल फॉर्म भी, पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो पावर ऑफ हाइपोटेनस या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, नहीं है ना, मतलब हाइपोटेनस ऑफ हाइड्रोजन और या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से उसको, नहीं सॉरी हाइपोटेनस नहीं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हो। क्लियर है, ये याद रखना। फिर पीएच मान क्या अगर पूछे जाए तो आपको बता देना, पीएच मान किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की माप होती है।
ठीक है, किसी भी विलयन की अम्लीयता, मतलब पीएच मान से हमें पता चलता है कि ये विलयन जो है, ये घोल हरे वो अम्लीय हवा है कि क्षारीय हवा है, तो वही लिख के आना है। ठीक है, कि किसी भी विलयन पीएच मान किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की माप होती है करके आपको लिख के आना है। अम्ल एवं क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के, तो अम्ल जो है प्राकृतिक रूप से कहाँ से, इमली, सेब, टमाटर, सिरका। क्षार की बात करें तो चूना, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा। तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेना। देखो साइंस से मैं बता चुका हूँ, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर जाना ही पड़ेगा। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम, तो इमली में टार्टरिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल है। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चलो पूरा। ठीक है, इमली टार्टरिक अम्ल और सिरका एसिटिक अम्ल। ठीक, अब ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आप, आपको घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, घ्राण मतलब सूंघ कर, है ना। घ्राण सूचक, देखो इसका घ्राण सूचक का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्ति करते हैं, मतलब जो देख नहीं पाते, है ना। तो जब सूंघने पर, जब किसी विलयन को सूंघने पर क्या आती है, वहाँ से कौन सा अम्लीय गंध आती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, अम्ल, और हल्का सा कड़वा गंध आता है, तो वहाँ पर होता है क्षार आता है। क्लियर, तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। मान के चलो ताजे दूध का पीएच मान 6 होगा, अगर वो दही बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वो खट्टा होगा, खट्टा होगा मतलब अम्लीय होगा, है ना। तो दही बन जाने पर उसके पीएच मान में क्या होगा, कमी हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, दही बन जाने पर पीएच मान में कमी होती है, यहाँ पर देखो वही बताया गया, ये तो आ रखे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, ये वाली, ये सुरेश वाला, ये भी क्वेश्चंस को आ रखे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो भाई अपना ऐसा अलग अलग याद करने से अच्छा है। देखो इस परीक्षा बोध का मुझे एक ही चीज़ बुरा लगता है, परीक्षा बोध या सार का, कि इन लोग लाइन से एज अ नोट वाइज नहीं दिए रहते। नोट वाइज देते तो बच्चों की बहुत सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाते। जैसे कि पूरा भाई अलग अलग जगह पे धातु का क्रिया करा रहे हो, उससे अच्छा एक जगह दे दो ना, धातु की रासायनिक क्रियाएं करके, तो पहला ये इससे क्रिया करेगा, उससे क्रिया करेगा। जब आप अगर ऐसा चाहते हो ना कि ऐसा चीज़ आपको मिले, तो आप नोट डाउनलोड ही कर लो भाई। ठीक है, सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 बाई एकलव्य आर पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तब वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक, फिर चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो। ये वाला तो लगभग है ना, समारोह से वाला क्वेश्चंस पिछले ईयर आ रखे हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक पहचानने को आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, इसको तो कर ही लो। निम्नलिखित लवड़ों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचानना है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से लवड़ दिया हुआ है ना, NH4Cl। तो यहाँ पर क्षारीय मूलक कौन सा होगा, NH4, और पीछे वाला जो है वो कौन सा होगा, अम्लीय मूलक। इसमें ये शुरू वाला क्षारीय मूलक और पीछे वाला अम्लीय मूलक। तो देखो बेसिकली आप देखो कम टाइम है, तो इस तरीके से थोड़ा समझ के चलो कि हाँ हमें सामने वाले को क्षारीय लेना है, पीछे वाले को अम्लीय लेना है करके। क्लियर। कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित है, जैसे कि 2018 सेट ABC में आया हुआ है। यहाँ पर देखो आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि इस टेबल में देख करके किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है, किसकी प्रकृति क्षारीय है। तो इसके लिए पूरा का पूरा पीएच इसके लिए याद रखो, डेफिनेटली आप कर लोगे। जैसे कि 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और एग्जैक्ट 7 है मतलब उदासीन होगा। सिंपल से आप बता सकते हो भाई इसमें। ठीक है, तो बस टेबल को याद रखो, 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय, और एग्जैक्ट 7 हो ही ना तभी वो जगह का रही उदासीन, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। ठीक, वही करना है। फिर ये वाला क्वेश्चंस भी बहुत आसान है भाई, कि अम्ल A तथा B 2 बीकर में लिए, अम्ल A में आंशिक आयनन होता है। भाई आंशिक आयनन होगा मतलब वो जाहिर सी बात है दुर्बल होगा, जबकि B जल का पूर्ण आयनन होता है तो प्रबल होगा। इस आधार पर बताना है कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल कौन सा होगा। जो आंशिक रूप से होगा, आधा होता है ना आयनित, उसको दुर्बल, और पूर्ण रूप से होता है उसको प्रबल कहते हैं। तो वो आपको याद रखना है, उसी चीज़ को बताना है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वो सिंपल से ये चीज़ें है कि उसी चीज़ को जो परिभाषा वहाँ पर दी है ना, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है वो प्रबल, और जल में जो आंशिक रूप से आयनित होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है करके आपको याद रखना है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक का देखो दिया हुआ था, है ना, कि ये इसमें ये है, इसमें ये शुरू वाला क्षारीय होगा, बाद वाला अम्लीय होगा, ऐसा। ठीक,
तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना। अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, जूली ने, अब नाम बदल जाएगा भाई, जूली दे दिया वहां पर मूली दे दे तो मत बोल देना भाई, ठीक। जूली ने जब 5 विलियन ABCD व एफ की सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब पीएच मान क्रमशः इतना आया, ठीक है, 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय होगा, कौन सा दुर्बल क्षारीय होगा, कौन सा प्रबल, ठीक है। तो देखो चीजों को समझना पड़ेगा, जो 7 से के पास में रहेगा, मतलब जो 7 से सॉरी जितना दूर रहेगा वो प्रबल होते जाएगा, और 7 के पास वाला थोड़ा सा दुर्बल रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 9 है, 9, 7, 7 तो उदासीन होगा, ठीक है। 1 है तो 1 एकदम, देखो ये अम्ली में देखो कितना ठो अम्ली है इसमें, ये 2 ठो अम्ली है, 1 वाला और 6 वाला, 1 और 6 अम्ली है। तो देखो 6 जो है पास में है 7 के, तो ये दुर्बल होगा, और 1 बहुत दूर में रहेगा तो वो प्रबल होगा। तो अम्ला वाला तो क्लियर, खेल खत्म है ना, आगे ना समझ, मतलब अम्ला 2 ही ठो है ना, 1 और 6 ही तो अम्ला है। अब 7 के तीर में कौन है, 6 है, जो तीर में रही वो दुर्बल रही, और जो दूर में रही है ना वो का रही प्रबल रही, तो 1 हा प्रबल हो जाए। सेम इमा भी 9 और 7 2 ठो क्षार हवे, तो 9 है भाई 7 के एकदम पास में है तो वो दुर्बल, और 13 वाला जो भी है वो हकाजित हो जाए ही प्रबल हो जाए, क्षार, प्रबल क्षार। तो वही में लिख देना, देखो सिंपल से बताए ना इन लोग कि ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा करके, चीज़ों को समझो और पूरा अच्छे से करके आओ। इसी तरीके से आपको देंगे फिर से वही सोनाक्षी जब 4 विलयन लेती है तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी इस क्वेश्चन पर भी फॉलो करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर भी कुछ हम सही विकल्प करते हुए चलते, क्योंकि कुछ बच्चों की मतलब मैं देख रहा था प्रॉब्लम उन लोग की यही हो रही थी कि सर भैया हम लोग का सिर्फ मार्क्स जो है 1 मार्क्स में कट रही है, बाकी तो हमारा अंदर की कुछ भी गलत नहीं होने के चांसेस है, लेकिन हमारा ये 1 मार्क्स वाला में हो जा रहा है, इसलिए 1 मार्क्स को भी अच्छे से कवर कराइए, है ना, ऐसा बोला जाता है। इसलिए हम कोशिश करो आप लोग के पास जो भी स्टडी मटेरियल हो उसे अच्छे से पढ़ते हुए चलो, है ना। फर्स्ट, ठोस में रेखी क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात कितना होता है, तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि 1:2:3 का अनुपात होता है। ठोस में रेखी क्षेत्रीय व आयतन, मतलब एक रेखा में कम होगा, क्षेत्र में ज़्यादा होगा, और आयतन में उससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से 1:2:3 का अनुपात होता है करके आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा बी की तुलना में कम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वस्तु ए जो है जल्दी गर्म हो जाएगी, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु सबसे अधिक, सबसे ऊष्मा चालक होगी, किसमें सबसे ज़्यादा, लोहा, कांच, लकड़ी, क्या है, एस्बेस्टस, तो किस में जाएगा भाई सबसे ज़्यादा, तो आपको पता है थर्ड की आंसर जो है हो जाएगी क्या, ब, ठीक। फिर नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं होता, तो संवहन द्वारा नहीं होता भाई, किस में नहीं होगा, निर्वात में। फिर इसको देख लो लास्ट को, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, तो परम शून्य तापमान आपको लोग को याद रखना पड़ेगा, किसको कहा जाता है भाई, -273 डिग्री सेल्सियस को, मतलब द इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फिर 7वां भी देख सकते हो, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो वो तो आप लोगों को पता है ना, कि कितना होता है भाई आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, मतलब ब उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से खाली स्थान पूछे जाने की मैक्सिमम चांसेस होती है, तो अब खाली स्थान अच्छे से करते चलो इस पोर्शन से, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि खाली स्थान होती है, तो ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं तो ऊर्जा होती लिखेंगे। खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो तापांतर के कारण, ताप में अंतर होगा तभी तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा ना, ताप में अंतर रहता है तभी उसमें एक जगह दूसरी जगह जाता है। ठोस, इसमें चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल चालन मतलब ठोस में ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको क्या ले लेना है, जूल ले लेना है। प्रकाश की तरह ऊष्मा का भी संचरण खाली स्थान में हो सकता है, निर्वात में, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। फिर इधर का ये सब क्वेश्चन, जैसे कि ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसको खाली स्थान कहते हैं, तो ऊष्माधारिता कहते हैं। तो पूरी परिभाषा और भी आगे कराऊंगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होते जाएगा, ठीक है। बस आप लोग समझते चलो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है, 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी हम देखेंगे क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है कुछ चीज़ों को लिखने के लिए। क्वेश्चन तो आएगी तो रिलेटेड ही आएगी। विशिष्ट ऊष्माधारिता, जब पदार्थों की समान मात्रा का ताप
समान मात्रा में बढ़ाने के लिए उष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है। तो देखो इसको सीधा इस तरीके से याद रखो, जब किसी पदार्थ की संपूर्ण द्रव्यमान में समान मात्रा में ताप बढ़ाने के लिए, मतलब कोई भी हो उसका हर एक जगह तापमान उतना ही हो, इसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो हो जाती है विशिष्ट ऊष्मा। फिर गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को गर्म मतलब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास लोहा है, लोहा ठोस है, ठोस को पिघलाने के लिए मतलब द्रव बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसको पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा उसी को ही क्या कहेंगे हम लोग? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपको बता के आना है। फिर अब देखो अगला, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से क्यों फूट जाता है? तो जाहिर सी बात है, गैस से भरा गुब्बारा को आग के पास हम जब ले जाते हैं तो उस देखो गुब्बारा में क्या होता है? उष्मी प्रसार बढ़ने लगा, गर्म, देखो वो वहां की अंदर में हवा रहता है, वो हवा गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है तब वहां पर उष्मी प्रसार होता है, और उष्मी प्रसार होता है तब वहां की, अब जाहिर सी बात है एक हवा दूसरे हवा को धक्का देगा, है ना, इधर उधर हिलेगा डुलेगा, तो दाब बढ़ेगा, आपस में प्रेशर बढ़ेगा, जिससे वो फूट जाता है। ठीक है, आग के पास ले जाते हैं तो हवा गर्म होती है, गर्म होने से उष्मी प्रसार होता है, उष्मी प्रसार होने की वजह से वहां पर दाब पड़ जाता है, दाब प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वो फूट जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन साइकिल के टायर के साथ भी होता है, वो आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है? ताप किसे कहते हैं? पूछा नहीं गया लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर का ही नाम है। किसी वस्तु का वह गुण जो यह बताता है कि वस्तु कितनी मतलब कितनी गर्म है, या बोल सकते हो ताप जो है उष्मा की माप होती है, ये भी आप बता सकते हो सिंपल टर्म में। ताप किसी भी वस्तु की उष्मा की माप होती है करके। ठीक, फिर उष्मा ही तो किसी तो वह ऊर्जा जो तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ताप मतलब उष्मा के उष्मा ऊर्जा का ही रूप है जो तापांतर के कारण एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित होती है। आपको इस तरीके से बता के आ जाना है। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। फिर उष्माधारित उष्मा के व्यवहारिक और एसआई मात्रक लिखना है, तो उष्मा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है, उसका एसआई मात्रक होती है जूल। तो याद रखेंगे उष्मा का मात्रक व्यवहारिक मात्रक कैलोरी, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कैलोरी में यूज करते हैं लेकिन एक्चुअल में उसकी एसआई मात्रक जो है इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है? वो होती है जूल होती है। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर 3 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से आपको -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने वाला दिया जाएगा। तो इसको मैं आप लोगों को बोर्ड में समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं नोट करके रखता हूँ इसको ताकि मैं चीज़ों को ना भूलूँ। ठीक है, तो इसको परिवर्तन वाला जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो वीडियो ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर याद दिलाना, मैं इन चीज़ों को बोर्ड में समझा दूंगा ताकि आपका अगर आता है एग्जाम में तब कर लो। उष्मारोधी पदार्थ क्या है? जिन पदार्थों में उष्मा का संचरण नहीं होता है उसमें उष्मारोधी कहते हैं। जाहिर सी बात है। उष्मी चालक, जिन पदार्थों में उष्मा का संचरण होता है उसे उष्मी चालक कहते करके लिखोगे। कुचालक, जिसमें उष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता है ना, उष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता है, उसे उष्मी कुचालक कहा जाता है। ठीक, तो वो चीज़ें आपको समझते हुए अच्छे से करना है। फिर चैप्टर नंबर 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यहाँ पर से भी आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ों को करते चलना है क्योंकि 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई सभी को बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो हम सही विकल्प ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी तत्व का आवर्त सारणी में, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान जो है निश्चित नहीं है करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है भाई किसकी? हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर हम बगल को भी क्वेश्चंस को लेते हुए चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित कौन किए? तो आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किए मोस्ले ने, ये आपको टिक आउट करके आना है। फिर दूसरा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्व को कैसे व्यवस्थित किया गया है उसको बताना है आपको, तो परमाणु भार की वृद्धि के क्रम में। ठीक है, फिर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण जो है क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो ऐसे ऐसे बेसिक चीज़ों को एक जगह पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऐसा खुला खुला छोटा छोटा पढ़ने से वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो बट आपको मैक्सिमम यहाँ पर रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे इसमें। तो इन सभी चीज़ों को करना, क्योंकि बहुत चीज़ें जो आपको यहाँ पर बाई सेल्फ प्रैक्टिस से ही चीज़ें हो पाएगी, है ना। तो जो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप रोक लो, हर चीज़ को पढ़ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है,
इस चैप्टर्स के लिए देखो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि 4 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उसके गुण वाला को मैं बताते चलता हूँ। जैसे कि आयनन ऊर्जा किस प्रकार पड़ती, किसी समूह में ना वर्ग की बात हो रही, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, ये याद रखना। क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर घटता है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना, अगर वर्ग की बात करें तो उसमें ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है वर्ग में ना, और आवर्त में क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, वहाँ पर जब यहाँ पर कम हो रही तो वहाँ पर बढ़ेगा। तो आयनन ऊर्जा का सब चीज़ को एक पॉइंट में आपको लिख करके अच्छे से याद रखना है। इन सब चीज़ की वीडियो डली हुई है चैनल पर, चैप्टर वाइज मैं बोर्ड में पढ़ाया हूँ सब चीज़ों को, है ना। तो हम सब चीज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। तो उसी तरीक़े से चीज़ों को करना है आपको। आधुनिक आवर्त नियम, तो आधुनिक आवर्त नियम को बताना है ये कि आधुनिक आवर्त नियम कौन दिए, मोस्ले ने दिए 1931 में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि नियम ये तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। पूरा का पूरा सब नियम एक जैसे होता है, बस आप नियम को समझते जाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस करते चलना। मैं सिर्फ जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उस पर लेकर चल रहा हूँ, आप लोग को मूव ऑन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर सको। तो ये आयनन ऊर्जा भी करके जाएंगे एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी विलुप्त परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने तथा परमाणु को धन आयन में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब हम किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं किसी भी परमाणु से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगा, वहाँ पर एनर्जी लगता है, उससे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं या कहा जाता है, करके करना है, ठीक। अब उपधातु किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। मतलब उनमें धातु का भी गुण पाया जाए और अधातु की भी गुण पाया जाए, तब वही लगा के थे उपधातु कहते। तो एक उदाहरण देना है भाई, तो आर्सेनिक कौन सा हो जाएगा, आर्सेनिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है, अच्छे से करना है। जिस तरीके से क्वेश्चंस, आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ, बट एट अ वीडियो हम उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से, अब जो है इसकी क्वालिटी इस तरीके से पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए आना है तो तोड़ तोड़ के दिया जाता है। एक सस्पेंस वाली क्वेश्चंस की आपको पूरा, आप सारणी को याद कर लो 30 तक का, परमाणु संख्या को एटलीस्ट 30 तक का आप याद कर लो कि परमाणु संख्या 1 में क्या है, 2 में क्या है, इन चीज़ों को, ठीक है। देखो इस तत्व को पहचान करना बताना, मतलब एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, उसका नाम बताना है, किस समूह में रहेगा, किस आवर्त में रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखो जिसका 11 है वो क्या है, सोडियम है ना। और समूह कौन से में, आइए समूह में, तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह, क्योंकि 11 है तो 2 और 8 10, 10 और 1 11, इस तरीके से ऐसा करते। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो यहाँ पर 18 दे दिया, फिर वो सस्पेंस वाली। तो आप इस चैप्टर से सिर्फ इसी टाइप की ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाओगे 4 मार्क्स के लिए। देखो टाइम सेविंग है ये, तो आप इसको कर ही लो, इस टाइप से ही क्वेश्चंस इसमें से पूछेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही दे रखे आपको, 2 8 7 दिया हुआ है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो 2 8 7 है, देखो लास्ट में 7 है, तो उसको 2 8 7 है, तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 है ना, 8 हो जाएगा तभी तो संतुष्ट हो जाएगा वो। तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता 1 हो जाती है। यह किस समूह का तत्व है, तो वो 7वें समूह का तत्व है, ये याद रखना है। फिर यह तीसरे आवर्तक का तत्व है। आप पूरा 30 तक याद कर लो, आपको पूरी चीज़ें समझ आएगी, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, 30 तक याद करो, इतनी सारी ट्रिक है याद करने का, वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, 30 तक याद ही कर लो, क्योंकि इससे आपका 4 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाता है, ठीक। फिर आवर्त सारणी की किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। जैसे वहाँ पर परमाणु त्रिज्या देखे थे हम लोग, है ना, शुरू वाले में। तो परमाणु त्रिज्या का अर्थ है परमाणु की नाभिक के केंद्र से बाह्य। तो यहाँ पर देखो ये मेन चीज़ है हमारे लिए यहाँ का, कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि नाभिक में आवेश इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा आकर्षित करती है। तो आवर्त में ये होता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर वो, जब यहाँ पर घट रहा है तो वहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से तो इसको भी करना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी कर लो कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। तो सबको एक साथ लिखो, ये बुक से चीज़ों को कर सकते हो, एक साथ लिखोगे तो आपको अंतर कर पाओगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। तो पूरा कोशिश करो कि आप इन चीज़ों को एक जगह नोट करके रखो, ठीक है। तो उसी टाइप से ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो है आपको करके जाना है आपके एग्जाम के लिए। देखो इसमें इस तरीके से 2023 में पूछा गया था, परमाणु संख्या 12, तो उसका नाम लिखने वाला है ना।
तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी ऐसा। तो ये छठवां क्वेश्चन जब करके जाना कि कौन सा तत्व इसमें से 18 का है, कौन सा 15 का है, कौन सा 13 का है, ये सभी तत्व किस आवर्तक, ऐसे 4 क्वेश्चन तोड़ तोड़ के देंगे और लगभग इस बार भी इसी टाइप से क्वेश्चन देने के चांसेस है, तो आप करके जरूर जाओगे। ठीक, चैप्टर नंबर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, तो 1 मार्क्स के लिए वो भी 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को जितने भी सही विकल्प वगैरह है सब चीज़ को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ, अब सब चीज़ का अच्छे से करते चलो। अब बोलोगे आंसर्स तो नहीं पता, तो हाँ चलो आंसर्स बताते चलते हैं भाई। ठीक, आम के एक पेड़ पर लगभग इतना कीड़े हैं और इतना पक्षी इतना सांप है, तो ऊर्जा का संकु होगा। देखो वहाँ पर पेड़ ज़्यादा है, उसके बाद वो कम हुआ, कीड़ा कम हुआ, कीड़े के बाद सांप कम हुआ, तो ऊर्जा का संकु कैसा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की आंसर्स आप लोग को क्या लेके आना है भाई, वहाँ पर अ लेके आना है सीधा। दूसरा, खुले नम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद आ गई है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर्स क्या लेना है, सा लेना है, मक्खियों की। ठीक, फिर यहाँ पर देखो सूर्य, धान, चूहा, सांप, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादन क्या का हो रहा है, उत्पादन, तो यहाँ पर उत्पादक कौन है मेन, तो यहाँ पर किसकी आंसर्स को लेना है आपको, कौन से क्वेश्चंस का, थर्ड का ब, धान। ठीक है, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से भारी कीट भक्षी चिड़िया समाप्त हो जाए, तो किसी बड़े इलाके से अगर हो जाएगा तो कीटों का सारी कीट भक्षी चिड़िया समाप्त कर दे जाए तो कीटों का प्रकोप कैसे बढ़ जाएगा, दूसरे पक्षियों की, देखो कीट खत्म हो जाएगा मतलब वहाँ पर इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि कीट भक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाली पक्षी ही मर गए पूरा, तो कुछ कीड़ों को कौन खाएंगे, तो कीड़ों का ही जो क्या प्रकोप जो है बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को भी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइम को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, इसी तरीके से रिलेटेड इसी में से ही लगभग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो समझाने वाली क्वेश्चंस है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। ठीक, इसमें से देखो जीवों की भिन्न प्रकार की आवाज़ कौन कौन से, जीवों की भिन्न प्रकार की आवाज़ जैसे कि जली, स्थली, वायुवी, है ना, इत्यादि हो जाएगा। फिर जीवमंडल किसे कहते हैं, तो पारितंत्र आपस में मिलकर एक सबसे बड़ा पारितंत्र बनाते हैं। सभी पारितंत्र छोटा छोटा पारितंत्र, तो पारितंत्र आगे देखेंगे क्या होती है। तो पारितंत्र और पारितंत्र जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा पारितंत्र बनता है, तो उस बड़ा पारितंत्र को ही जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये पारितंत्र के संरचनात्मक घटक का केवल नाम देखना है। तो पारितंत्र के संरचनात्मक घटक कौन कौन सा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक, ये 5 तो ये याद रखना। अब ये जैव भार आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैव भार क्या होती है, किसी भी जीव का कुल जैविक पदार्थ को, कोई सा भी जीव है तो उसके कुल जितना भी जैविक भार पदार्थ रही बोला ही जैव भार कहते, बायोमास। क्लियर, अब आगे बढ़ना है अपघटक। अपघटक या अपमार्जक खाद्य श्रृंखला किसे कहते हो, देखते हैं। आप घटक बताते हैं आपको। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, याद रखना है इसको, जो मृत कार्बनिक से खाते हैं उसको। और इसका जो अपमार्जक का खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अरे यहाँ पर अपमार्जक को भी अलग से देना था और उसे ही इसे ही क्या कहते हैं, अपमार्जक का खाद्य श्रृंखला। तो अपमार्जक सीधी बात है, जो ये मृत कार्बनिक, तो वो मृत अकार्बनिक पदार्थों को जो खाते हैं वो अपमार्जक होते हैं। ठीक है, पारितंत्र के प्रकारों का नाम बताना है। तो पारितंत्र का सिंपल से पारितंत्र ही नहीं बताएं इन लोग। तो जीवों के जो अजैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। जीवों जैविक मतलब जैविक घटक और अजैविक घटकों के आपस में अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं हम लोग, पारितंत्र कहते हैं। और उसी को पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं भाई, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। अब प्राकृतिक किसको बोलेंगे, ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होती है वो प्राकृतिक पारितंत्र, और ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्यों द्वारा होती है उसको कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। तो प्राकृतिक पारितंत्र में हम जैसे कि बड़ा सा झील हो गया, समुद्र हो गया, बड़ी तालाब है, उसके पारितंत्र को तो हम नहीं बनाते।
और कृत्रिम में जैसे कि कुएं का हो, छोटा तालाब का हो, है ना, उसकी पारितंत्र को हम अपने हिसाब से कि हम उसमें जो डालेंगे वही लोग एक दूसरे को खाएंगे, उस पर निर्भर रहेंगे। इस तरीके से पारितंत्र यहाँ पर दिया गया, देखो पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषी तंत्र को, ये दूसरा तरीका है बताने का, क्योंकि किसी भी चीज को बताने के कई तरीके होते हैं ना। तो पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषी तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, फिर पारिस्थितिक शंकु, तो पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार, देखो इसको सिंपल से याद रखना कि पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार, जीव संख्या और ऊर्जा इत्यादि से बनाए गए शंकु को ही पारिस्थितिक शंकु कहते हैं। काकर काकर से? जीव भार, जीव संख्या और जीव ऊर्जा लिख दो। जीव भार, जीव संख्या, जीव ऊर्जा से बनाए गए शंकु को ही पारिस्थितिक शंकु कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में घटकों की क्या भूमिका होती है? तो भाई घटकों की भूमिका आपको याद रखना है कि मृत शरीरों को अपघटन नहीं होगा अगर वे नहीं रहेंगे तो, है ना, मृत उसके अपघटन का काम करते हैं। मृदा को नाइट्रेट जैसे पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे, है ना। इस तरीके से आपको ये 2-3 चीजें आपको याद रखना है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल सब क्या समझते हैं? ये क्वेश्चंस मस्ट है, पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जीवों में वह रेखीय क्रम होता है जो जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला एक ऐसा रेखीय क्रम है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। ये आप आसान भाषा में बता सकते हो। खाद्य श्रृंखला वह रेखीय क्रम है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। फिर खाद्य जाल, तो खाद्य जाल किसको बोलोगे? खाद्य श्रृंखला के आपस में जो संबंध होता है उसको ही खाद्य जाल कहते हैं, या खाद्य श्रृंखला के समूह को ही खाद्य जाल कहा जाता है, ये आपको बता के आना है। फिर जैव घटक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो सजीव घटक होते हैं, सजीव घटकों को ही जैव घटक कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि हो गया। फिर आपको अजैव घटक भी बता करना, तो पारितंत्र में उपस्थित ऐसे घटक जो निर्जीवों पर आधारित होते हैं। जो सजीवों पर आधारित रहेगा उसको तो जैव घटक, और जो निर्जीवों पर आधारित होते हैं उसे अजैव घटक कहते हैं, ये आपको बता के आना है। तो एटलीस्ट ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप करके जाओ एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 ही मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, बड़ा क्वेश्चंस पूछने की चांस कम है। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप करके जाओ। ठीक, तो कोशिश करो कि चीज़ें आपसे ये समझ आ जाए और आप बेस्ट अपना दे के आ पाओ। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो आएगा इसका बहुत जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास भी टाइम की सूरत है, जितना कम टाइम मिलता है उसमें आपके लिए चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में हम बहुत जल्द 6 से लेकर 10 तक का लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो इसको आप 100% प्रिपेयर कर लो, और हो जाए तो फिर बता देना, हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में भी। ऑल द बेस्ट, एकदम जोरों शोरों से अच्छे से पढ़ते जाओ। यही मौका है, दिखा दो कि आप में क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या करने की हिम्मत है आप में। ठीक है।